कहते हैं कि कभी कभी जो भगवान है ना, वो उसके कर्मों का फल उसे दे ही देता है। ऐसे ही जो कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आदमी भी देखा गया है, इंसान कितना क्रूर हो गया है। वो किसी के साथ इतना ज्यादा बुरा कर देता है कि जो भगवान है कभी कभी उसकी सजा उसको दुनिया में ही दे देता है। तो ऐसे ही एक लड़की की शादी उसका पिता बड़े धूमधाम से करता है। हर माँ बाप का सपना होता है कि लड़की ब्याह कर अपने ससुराल जाएगी और ससुराल में खुशी खुशी रहेगी। उसकी खुशियों के लिए वो क्या नहीं करता, दहेज से लेकर जो भी ससुराल वाले मांगते हैं सब कुछ देता है। लेकिन कभी कभी उन्हीं लड़कियों के साथ ससुराल वाले कैसा सलूक करते हैं। ऐसे ही जो लड़की है उसके साथ भी ससुराल वाले, चलो ससुराल वाले तो ठीक थे, उसका पति भी उस पर तरह तरह की प्रताड़नाएं करता, तरह तरह की उसके साथ यातनाएं करता, गलत तरीके से उसका यौन शोषण करता, बहुत बुरे तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। लेकिन था कि वो लड़का उसको तलाक देता है। अब तलाक लेने के बाद फिर 6 साल के बाद फिर वो अपनी पत्नी से मिलता है। अब वो पत्नी से जब मिलता है तो जो उसका रूप था, स्वरूप था, बिल्कुल बदला हुआ था। दरअसल वो आदमी उस वक्त अस्पताल में मौत के मुंह से लड़ रहा था। तभी अचानक एक डॉक्टर आती है और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। तो ये कहानी जितनी ही दिलचस्प है उतनी ही दर्दनाक कहानी है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा और देखिएगा कैसे भगवान ने उसके कर्मों का फल उसे दुनिया में ही दे दिया। तो आदाब, श्रुतिका नमस्कार। हाजिर हूं मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, मस्त होगी, स्वस्थ होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आपसे एक विनती है, गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जान रहे हैं हाईवे क्राइम तक का जो परिवार है वो नया नया है, तो आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक गुजारिश आपसे ये भी है कि इस घटना को जितना से ज्यादा हो सके शेयर किया कीजिए, क्योंकि ऐसी घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जितनी भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उनसे आपको जागरूक और अवगत कराना है। इस घटना को इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवार वालों में शेयर किया कीजिए। तो चलिए फिर इस घटना की शुरुआत करते हैं। इस घटना की जो शुरुआत होती है आगरा में। आगरा में एक परिवार रहता है, काफी अच्छा परिवार था। परिवार में कोई भी पैसे की कमी नहीं होती है। परिवार का मुखिया था, उसका नाम था रतनलाल। रतनलाल के 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी। अब जो रतनलाल की सबसे बड़ी बेटी थी बबीता यादव, रतनलाल है उनकी सबसे बड़ी बेटी बबीता यादव को रिश्ता ढूंढने लगते हैं। तभी एक दलाल मिलता है। आप जान रहे हैं आजकल दलाल के माध्यम से बहुत ज्यादा रिश्ते तय होते हैं। दलाल का काम है वो अच्छे आपके मनपसंद लायक और रिश्ता बताता है। इधर से भी कुछ पैसा लेता है लड़कियों की तरफ से और लड़के वालों की तरफ से भी कुछ पैसा लेता है। अब ऐसे ही दलाल के माध्यम से रिश्ते देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक गाँव पड़ता है, खेड़ा गाँव, जहाँ का एक परिवार रहता है। वो परिवार काफी सभ्य परिवार था, काफी पढ़ा लिखा परिवार था। तो उनको वो वहां का रिश्ता पसंद आ जाता है और रतनलाल अपनी बेटी बबीता यादव का रिश्ता उससे वहां पर तय कर देते हैं, मध्य प्रदेश के खेड़ा गांव में। जिस लड़के से बबीता यादव का विवाह तय होता है उसका नाम राकेश यादव होता है। वो भी पेशे से इंजीनियर था, काफी पढ़ा लिखा था। पहले ही मैंने बताया कि परिवार काफी पढ़ा लिखा परिवार था। ऐसे ही बेटी की शादी की तारीख तय होती है और रतनलाल जो भी बेटी को दहेज होता है वो भी देते हैं। सब कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि 4 लोग कहें और या ससुराल वाले ऐसा कहें कि उन्होंने अपनी बेटी को दहेज में कुछ दिया ही नहीं। तो जो भी जितने भर भी रतनलाल थे, ठीक ठाक पैसे वाले थे, तो अपनी बेटी को सब कुछ वो दहेज में देकर उसे विदा करते हैं। फिर शादी की घड़ी का दिन आता है, बड़े धूमधाम से शादी होती है, बारात आती है। बारात का बड़े भव्य तरीके से स्वागत होता है। हर कोई आगरा में जिसने भी सुना कहा कि वाकई रतनलाल ने अपनी बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से की थी और खाने पीने की भी बिल्कुल कमी नहीं थी। एक से एक पकवान बनाया था, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी का विवाह बड़े धूम से करे और खाने पीने की कोई कमी ना रखे, जितना हो सके अच्छे पकवान बनाए ताकि जो भी सुने वो वाकई तारीफ करे। ऐसा ही कुछ रतनलाल के साथ भी होता है। बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करते हैं। शादी होके वो ब्याह करके अपने ससुराल जाती है। अब बबीता यादव जब अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां भी बहुत अच्छे तरीके से उसका स्वागत होता है।
फिर धीरे धीरे सारी जितनी भी शादी ब्याह की रस्में थी वो एक एक करके निभाई जाती हैं। फिर सुहागरात की रस्म आती है। फिर सुहागरात की रस्म उसके पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर देखते देखते सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर देखते देखते इसी तरह महीना बीत जाता है। अब उसके बाद जब महीना बीत रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, सही चल रहा था, पति भी ठीक था, घर वाले ससुराल वाले सास ससुर भी ठीक ही रहते हैं। अब लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे जो उसके घर ससुराल वाले हैं एक महीने के बाद उनका जो रवैया है बबीता के प्रति थोड़ा सा बदलते जा रहा था। अब छोटी छोटी बात होती तो बबीता बातों को इग्नोर कर दिया करती, क्योंकि आप जान रहे हैं नई नवेली दुल्हन है, अभी शादी को एक महीना ही हुआ है। तो ऐसे में जो लड़कियां हैं वो यही करेंगी कि अगर कोई बात हो जाती है तो उसको टाल के उसको इग्नोर कर दिया करती हैं। अब ऐसी बबीता जो थी उसके फिर जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके पति का भी अत्याचार बढ़ता जाता है। बबीता की जो सास थी उस ममता यादव बात में उसको ताने मारती और बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देती। अब जो उसकी ननद थी उसको भी देखते देखते काफी गुस्सा आ जाता। वो फालतू की भाभी से अपने डिमांड किया करती, भाभी मेरे लिए ये बना दो वो बना दो। अब ऐसे में जो बबीता थी वो सारा दिन काम करती। अब वो नई नवेली दुल्हन थी तो कोई कुछ भी कहता फरमाइश करता वो बेचारी चुपचाप से बना दिया करती। लेकिन फिर भी इतना करने पर भी बबीता की कोई इज्जत नहीं होती, उसे चार बात सुनने को मिलती। फिर भी जो बबीता थी वो सारी बातें चुपचाप सह लेती है। अब देखते ही देखते जो बबीता के पिताजी होते हैं उनका देहांत हो जाता है। अब फिर बबीता को अब एक और सदमा लग जाता है। अब ऐसे में जो बबीता है वो अपनी किस्मत समझ के जो भी कुछ पे अत्याचार होता वो सहती। अब जो बबीता का पति था उसे बाद में ये भी पता चलता है कि बबीता का जो पति है उसका किसी और औरत से यानी जो राकेश यादव है उसका एक और औरत से संबंध है। वो अक्सर रात रात में गायब रहता और जब बबीता उसे पूछती तो वो उसको मारने लगता, उसको धमकाने लगता। तो बबीता भी डर के मारे कुछ नहीं बोलती, लेकिन बबीता ये समझ चुकी थी कि जो उसका आदमी है उसका पति है उसका किसी और औरत के साथ संबंध है। अब फिर वो सब कुछ सह रही थी। फिर वो जो उसका पति है बहाने खोजता उसको मारने की पीटने। इसी में जो उसकी सास थी उनका जो अत्याचार है वो दिन पर दिन बढ़ने लगता है। बबीता यादव से पहले वो दिन भर काम कराती, फिर उसके बाद अपने हाथ पैर दबाती तरह। फिर जो उसकी ननद थी वो भी कहती कि मेरा भाभी यहाँ पैर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, जरा तुम दबा दो। अगर बबीता यादव एक बार मना भी कर दे गलती से तो फिर क्या था, उसको पीटना मारना शुरू कर देते थे। अब बबीता यादव भी कहीं ना कहीं डरती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी उसको शादी करे उसको कितना दिन ही हुआ था, साल भी तो नहीं गुजरे थे। अब ऐसे में वो अपनी ननद सास का अत्याचार सहती। हद तो एक दिन तब हो जाती है कि जब उसके ससुर उसको कहते हैं कि बबीता तुम मेरा पैर दबा दो। जब वो पैर दबाने लगती है तो उसका जो ससुर है उसके साथ छेड़खानी करता है। अब ये बात बबीता को नहीं अच्छी लगती है और ये अपने सास से कहती है तो सास उसकी छापड़ मार देती है। कहती है कि तुम मेरे पति पर तुमको शर्म नहीं आती, अपने बाप जैसे समान पिता पर ससुर पे तुम इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो। अब बबीता फिर रो धो के चुप हो जाती है। जब उसका पति राकेश घर आता है तो वो उससे ये बात बताती है। अब राकेश भी था, उसको बहुत पीटता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भगवान समान बाप के बारे में ऐसा कुछ कहने की, तुम सोच भी कैसे सकती हो, तुम्हारी खुद ही नीयत गंदी है। सही एक शाम का वक्त था, 13 अगस्त सन 2024 शाम के 8 बज रहे थे। राकेश अपने कोई दोस्तों के साथ आता है और बबीता से कहता है कि बबीता मेरे दोस्तों के लिए नाश्ता लगा दो। बबीता नाश्ता लगाने लगती है और फिर तभी शराब की वो सब बोतलें खोलते हैं और उसके बाद ड्रिंक करने लगते हैं। बबीता फिर नाश्ता पानी लेके जाती है तो फिर जो उसका पति था कहते थे ये नाश्ते को सर्व करो। अब वो उसके दोस्त और राकेश ऑलरेडी नशे में थे। अब ऐसे में जो उसके दोस्त हैं उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। कोई उसका हाथ पकड़ रहा था तो कोई उसका गाल पकड़ता है। जब वो वहां से जाने की कोशिश करती है जो उसका पति था राकेश वो उसको हाथ पकड़कर खींच कर बैठा देता। कहता है अब तो दुनिया इतनी बदल गई है, इतना मॉडर्न जमाना है, इसमें इतनी ज्यादा शर्म की बात क्या है, कौन सा मेरे दोस्तों ने तुम्हारे साथ बलात्कार कर दिया। अब जब ये बबीता बात सुनती है तो कहीं ना कहीं अब उसके जो बर्दाश्त करने की क्षमता थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो अपने पति को एक छापड़ खींच कर लगाती है। तभी जो उसका पति था वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो
चलो इसको इसकी औकात दिखाते हैं। फिर क्या था, जितने उसके 3 दोस्त थे और राकेश था, उसका बारी बारी से बलात्कार करते हैं। अब फिर उसके बाद से विता थी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लाचार थी, और उसके बाद से अब वो फैसला लेती है कि वो ये घर छोड़ देगी, अपना ससुराल छोड़ने का फैसला करती है और फिर अपने मायके आ जाती है। मायके अपनी माँ से सब कुछ बताती है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा हम लोग क्या हुआ, अब तुम्हारे पिता नहीं है, मैं तो हूं ना, तुम्हें ये बात बहुत पहले बतानी चाहिए थी। एक बर्दाश्त करने की, सहने की एक सीमा होती है और तुमने गलत किया, गलत, तुम्हें पहले ही इस पर आवाज उठानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये लड़कियों की भी गलती है कि अगर आपके साथ पहले ही कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसे सहने के बजाय आप पहले ही उस पर आवाज उठा देंगी तो शायद आपके साथ इतना सब कुछ नहीं होता। शायद बबीता भी पहले ये सब पे आवाज उठाती, इतना दबती नहीं, तो शायद आज बबीता के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म नहीं होता। अब उसके साथ इतना सामूहिक बलात्कार होता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा हम 4 लोगों से बताएंगे तो हमारे समाज में इज्जत नहीं रह जाएगी, तुम्हारे पिता तो वैसे ही नहीं है, छोड़ो, जाने दो, अपनी जिंदगी में जो तुम पढ़ाई तुमने अधूरी छोड़ दी थी तुम उस पढ़ाई को पूरा करो, मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। अब जो उसकी माँ थी और बबीता को सिलाई आती थी, बबीता सिलाई का काम बखूबी जानती थी। अब बबीता फिर लोगों का कपड़ा सिलने लगती और उसी से जो उसको पैसा मिलता उससे वो पढ़ाई करती। शादी से पहले ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो बस पिता के चलते उसने शादी कर ली और पढ़ाई को उसने वहीं अधूरा छोड़ दिया। अब बबीता फिर से ठानती है कि वो अपनी पढ़ाई को इस बार पूरी करेगी और जिंदगी में अब कुछ करके दिखाएगी। बबीता का बचपन से ही सपना था डॉक्टर बनने का। अब बबीता दिन रात सिलाई करके अपना सपनों की उड़ान भरने के लिए दिन रात पढ़ाई करती है और सिलाई करती है, बस उसके पास 2 ही काम रहता है। अब देखते देखते बबीता की मेहनत रंग लाती है। बबीता देखते देखते MBBS क्वालिफाई कर लेती है और बबीता की 25वीं रैंक आती है। फिर बबीता अपनी 5 साल की MBBS की पढ़ाई पूरी करती है और उसके 6वें साल में वो डॉक्टर बन जाती है। अब उसके बाद से जो उसके रिश्ते थे, जब लोग समाज में, हर खानदान में लोग जान जाते हैं कि इनकी लड़की डॉक्टर बन गई है, MBBS डॉक्टर, तो बड़े अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। कहीं कोई दरोगा का रिश्ता लेकर आता, कहीं कोई सिपाही का रिश्ता लेके आता। लेकिन जो बबीता थी वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बबीता अभी जीवन में कुछ और करना चाहती थी, क्योंकि शादी का अंजाम उसने एक बार देखा था और बबीता कहीं ना कहीं शादी विवाह के बंधन से डरने लगी थी। यही कारण था कि जो बबीता है, बबीता के मन में डर बैठ जाता है और शादी जैसे फैसलों को वो अभी नहीं करना चाहती थी, या ये कहिए कि जीवन में शायद अब बबीता शादी ही ना करे। ऐसी मध्य प्रदेश सरकारी अस्पताल में उसकी ड्यूटी लगती है। फिर वहां पर वो ड्यूटी करने लगती है। तभी वहां पर एक काफी गंभीर हालत में एक आदमी आता है जिसको कैंसर हो जाता है, और कैंसर हो जाता है तो फिर उसको डॉक्टर देखते हैं, तो डॉक्टर इतना ज्यादा उसका कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है कि बस वो आदमी कुछ क्षण का ही मेहमान रहता है। अब ऐसे में उस लेडी डॉक्टर को भी कहा जाता है, बताया जाता है कि एक पेशेंट आया है जिसको लास्ट स्टेज का कैंसर है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसके परिवार वालों को सूचित करके बुला लो और जितना हो सके जब तक वो आदमी जीवित है, 1 दिन या 24 घंटे, तब तक उसकी अच्छे से देखभाल करो और देखो कि हो सकता है अगर हम इसकी जान बचा सकते हैं तो प्रयास करो, लेकिन इसकी जान बचाना अब मुश्किल ही है, क्योंकि इसकी तबीयत को देख के और इसकी रिपोर्ट को लगता है कि बस ये कुछ छड़ी का मेहमान है। अब जो बबीता थी वो उस पेशेंट के पास जाती है। अब जब उस पेशेंट के पास जाती है और उसको देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि उसी का पति राकेश यादव होता है। अब वो देखती है तो उसकी आंखों से आंसू भी आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अगर इंसान बहुत अच्छा है और तो फिर वो किसी दुश्मन को भी देखता है, वो भी ऐसे हालत में जो मरने वाला हो, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आंखों से आंसू तो आ ही जाएंगे। अब बबीता यादव तो राकेश यादव और राकेश यादव की माँ ममता यादव जैसी राक्षस तो नहीं थी। अब वो फिर देखती है अपने पति को तो उसके होश उड़ जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंखों से आंसू छिपाकर राकेश से पूछती है कि आपकी ये हालत कैसे हुई, आपको कैंसर कैसे हो गया। फिर जो राकेश था वो भी अपनी पत्नी को पहचान जाता है और उसका हाथ पकड़ के रोने लगता है। अब ऐसे में जो और अस्पताल वाले थे, जो कर्मचारी थे, वो भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर में ये जो आदमी है वो मैडम को देखकर रो क्यों रहा है। तभी जो डॉक्टर थी वो कहती है कि तुम लोग एक काम करो, अपना काम देखो, मैं इस पेशेंट को
से कुछ बात करना चाहती हूँ अकेले में। अब फिर वो अपने पति से पूछती है कि आखिर में ये आपके साथ क्या हो गया। तब फिर वो अपने पति से पूछती है कि आखिर में ये आपके साथ क्या हो गया। आप तो, जब मैं आपको छोड़ के गई थी 8 साल पहले, तब तो आप भले चंगे थे, कैसे आपको कैंसर हो गया इन 8 सालों में? अब मौत के मुंह पे कैसे चले गए? फिर राकेश बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद औरत से मेरा संबंध था, वो औरत भी मुझे छोड़ देती है किसी और के लिए। अब फिर उसके बाद से था शराब, मैं बहुत पहले से ही पी रहा था, तुम जानती हो मेरी शराब पीने की लत थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरा काम धंधा भी खराब हो गया। अब माँ से भी मेरी बात बात में लेके पैसों को लेकर लड़ाइयाँ हुआ करती। अब फिर जो बहन थी वो भी मुझसे लड़ाई करती। अब ऐसे में मेरा कोई रह नहीं गया था कि जो दर्द में मेरा साथ दे। अब ऐसे में जब भी मेरे घर में लड़ाई होती, पैसे की टेंशन होती, तो और मैं जो भी पैसे कमाता, दिन रात में सिर्फ शराब के नशे में धुत रहता। बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की कि मैं शराब छोड़ दूं, पर जितना ही मैं कोशिश करता गया, कोई ना कोई गम मुझे शराब की ओर खींचता गया कि बबीता, ये मेरे कर्मों की सजा है। चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो हुआ, वो ठीक ही हुआ मेरे साथ, लेकिन बबीता अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। मुझे जाते जाते मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मेरी माँ ने भी तुम्हारे साथ गलत किया। शायद ये भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा मुझे दे दी है। अब मैं दुनिया से तो जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? फिर बबीता कहती है कि मैं आपको माफ़ करने वाली भला कौन होती हूँ? आपको शायद भगवान ने ही आपके कर्मों की सजा दे दी, लेकिन जब भी आप खुद से वादा कीजिए कि आपका जब भी आप अगले जन्म में कोई जन्म लेंगे, तो फिर कभी किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिएगा। मैं आपको तो माफ़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं कैसे वो चीज़ें भूल सकती हूँ? आज मैं किसी आदमी को देखती हूँ तो भय से कांप उठती हूँ। जो आपने मेरे साथ किया और आपके दोस्तों ने मेरे साथ किया, मैं आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपने जो भी मुझे मारा पीटा, मैं सब कुछ माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन जो आपने मेरे साथ, आपके दोस्तों ने मेरे साथ जो दुष्कर्म किया, मेरा बलात्कार किया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और आपको क्या, मैं क्या, आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। शायद भगवान ने आपको आपके किए की सजा दे दी। अब फिर जो आदमी था, उसके घर वालों, परिवार वालों को बताया जाता है, उसकी माँ आती है, बहन आती है, माँ भी बड़ा फूट फूट कर रोती है और अपनी बहू को देखती है, तो फिर उससे माफ़ी मांगती है। लेकिन अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा, कि जो करना था पहले ही उसे अकल आ जाती कि जो बहू थी वो भी किसी न किसी की बेटी है, किसी न किसी के घर की इज्जत होती है। अब फिर क्या था, 2 दिन वो आदमी राकेश यादव जिंदा रहता है। जिंदा रहने के बाद उसकी मौत हो जाती है, और मौत के बाद से सब कुछ, ये कहानी वहीं पे वहीं खत्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो बबीता यादव थी, अब एक सरकारी डॉक्टर बन चुकी थी, वो भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी किसी के साथ कुछ ऐसी अनहोनी, कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि इंसान जब भी उसे याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे जो बबीता यादव है, वो भी आदमियों से और आदमी के नाम से बहुत ज्यादा डरने और कांपने लगी थी, और इसीलिए फिर उसने वो फैसला करती है कि जिंदगी में वो अब शादी नहीं करेगी, और वो बहुत खुशी खुशी अपने परिवार वालों का और अपना वो ख्याल रखती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आखिर में क्या बबीता यादव को, राकेश यादव को माफ कर देना चाहिए था, या उसने उसके साथ सही ही किया। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ।